सफीरों के ऊपर इल्जाम लगाना फजूल है, क्योंकि जो भी ऐसे बड़े फैसले होते हैं वो दारुल हुकूमतों में होते हैं, सिफारत खानों में नहीं होते। पीपल्स पार्टी का मसला इस वक्त सिर्फ ये हो गया है कि पीपल्स पार्टी उसमें फेर में फंस गई है कि किसी तरह एस्टेब्लिशमेंट को ये बावर कराए कि हम बहुत अच्छे लोग हैं, और एस्टेब्लिशमेंट वाले आपको पता है कि टीवी वीवी पे शोर मचवा लेते हैं। सर, शर्मिंदगी तो इस बात की है कि जो उस वक्त मसरूफ थे पीटीआई का झंडा चढ़वाने में हमारे इंटेलिजेंस के सरबराह, वो बेचारे नजर नहीं रख सके कि पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन कहाँ है, और ये भी नजर नहीं रख सके कि अमेरिकनों ने उसको ढूंढ लिया है, और ये भी नजर नहीं रख सके कि अमेरिकन उसको ढूंढते ढूंढते वहां आके उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। उसको कवर करने के लिए ये सारी कवाली हर 2-4-6 महीने या 2-4 साल के बाद हो जाती है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि बहुत से गलत वीजास ऐसे लोगों के जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के फसाड में आए और यहां उन्होंने बहुत गैर डिप्लोमेटिक काम किए, मगर इसकी जिम्मेदारी कौन है? इसकी जिम्मेदारी हम पे है जिन्होंने वो वीजास उनको इशू किए। मेरा ख्याल है कि हुकूमत को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, किसी का नाम बीच में नहीं लाना चाहिए। ना मेरा उस वक्त का प्रेसिडेंट इसमें कोई किसी किस्म का रोल था, ना मेरे उसके प्राइम मिनिस्टर का रोल था, ना मेरे जो बसीयत वजीर दाखिला था। मेरा एक रोल नेगेटिव साबित कर दे, मैं कौम के सर अपना सर झुका दूंगा। जो कड़ी जा रही है डॉन लीक्स में, जो ये मेमो गेट में, और ये जो हुसैन हक्कानी की चीजें आई हैं, उस सब में एक ही चीज जा रही है कि सिविलियन गवर्नमेंट ये कह रही है कि जनाब हम तो दहशतगर्दी भी खत्म करना चाहते हैं, दोस्ती भी करना चाहते हैं हिंदुस्तान से, लेकिन जो फौज है ये नहीं हमें करने देती। ये कड़ी है बीच में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जास्मिन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। हुसैन हक्कानी के दावे पर कमीशन बनाने का फैसला कर लिया गया है, और कौमी असम्बली के इजलास के दौरान वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने यह कहा कि हुसैन हक्कानी ने अपने मजमून में उसामा बिन लादेन की हिलाकत के बारे में बहुत कुछ लिखा, और इस वक्त 2 इंतहाई अहम ओहदों पर बैठे हुए अफराद पर इल्जामात लगा दिए। हुसैन हक्कानी ने जो अपना ये मौक़िफ़ लिखा था, जो उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था, आर्टिकल जो उन्होंने लिखा था, उसमें उन्होंने ये कहा था कि सिविलियन क़यादत उस वक्त की पीपल्स पार्टी की, जाहिर सी बात है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की वो बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा यूसुफ रजा गिलानी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान थे। उन्होंने कहा इन दोनों को पता था, और इनके कंसेंट से ही बहुत सारे ऐसे वीजास जारी किए गए लोगों को, सिक्योरिटी एहलकारों को, स्पेशल ऑप्स के लोगों को। सो प्रोबेबली उसके अंदर जाहिर सी बात है CIA के भी लोग आए, उसके अंदर एजेंसी के डिफरेंट उनके लोग आए। अमेरिकन ने पाकिस्तानी सॉइल पे इनग्रेस किया। इस बात का इदराक उस वक्त भी फौजी क़यादत को था। उन्होंने सिविलियन क़यादत से इस मामले पर काफी दफा बात की, अपने ख्यालात और खदशात का इजहार किया, लेकिन उस पर भी हुसैन हक्कानी साहब ने एक जवाब दिया है जिसमें बहरहाल कुछ सेंस तो बनती है। एंड आई थिंक द एस्टैब्लिशमेंट और द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट थ्रू मे बी ISPR और सम अदर वे, हाउएवर दे थिंक इज पॉसिबल, इस पर उनको अपना एक रद्द अमल शो करना चाहिए। ये बात दुरुस्त है कि मेमो गेट हुआ और वो किसी नतीजे तक नहीं पहुंचा। ये बात भी दुरुस्त है कि हुसैन हक्कानी को मुल्क से बाहर जाने दिया। उस वक्त के वजीर दाखिला ने उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर नहीं डाला, तो वजीर दाखिला ने खुद उनका नाम नहीं डाला, या इंटेलिजेंस एजेंसीज प्रेशर नहीं करवा सकी उस वक्त की सिविलियन गवर्नमेंट को कि उनका नाम ECL पे डाला जाए। फिर उन्होंने हुसैन हक्कानी ने कहा कि मैंने मेमो गेट के हवाले से वीडियो लिंक पर बहुत दफा बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उस मेमो गेट का आज तक कोई भी नतीजा नहीं निकल सका। एक कमीशन बना था, और अमूमन जो मुहज़्ज़ब मुआशरे होते हैं, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स होती हैं, जब वो किसी चीज पर कमीशन बनाती हैं तो उसका फोकस ये होता है कि उस कमीशन से निकलने वाले नताइज पार्लियामेंट के सामने पेश किए जाए, बिकॉज पार्लियामेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान, और उसके बाद अवाम नास को यह बताया जाए ताकि उनसे मजीद गलतियां होने से इंसान बच सके और सीखे। लेकिन बहरहाल कमीशन पर कमीशन बना देना पाकिस्तान में एक नई रिवायत बन चुका है। जिस मामले पर कोई काम नहीं करना होता या जिस मामले पर अवाम को आगाही नहीं देनी होती, उस पर कमीशन बना दिया जाता है, और फिर सालों तरसने के बाद वो कमीशन वाया किसी और मुल्क से हमूद और इमाद कमीशन की रिपोर्ट के तरीके से मंजर आम पर आता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, कभी
मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती कि ये पता चले उसामा बिन लादेन मुल्क में क्या कर रहा था भी या नहीं। ये बड़ा सवालिया निशान है। वो कमीशन की रिपोर्ट जो उस वक्त राजा परवेज अशरफ की टेबल पर पहुंच गई थी, आज वजीर आजम नवाज शरीफ उसको बड़े आराम से पब्लिक कर सकते हैं। एंड बिफोर ही गोज टू इलेक्शन आई थिंक उनको इसको पब्लिक कर देना चाहिए। एक और कमीशन बना के ये तय करना कि वीजे दिए गए थे या नहीं दिए गए थे और कौन कौन उसमें मुलव्विस है, उससे पहले ये तो पता चल जाए हमें पाकिस्तान को कि बिन लादेन यहाँ पर था, और अगर था तो वाकई इंटेलिजेंस एजेंसीज हालत गफलत में थी। ये है हुसैन हक्कानी की नई बात जो उन्होंने की है। उन्होंने कहा अमेरिकन को वीजे दिए जाने के मुताबिक इनका कहना था जब पाकिस्तान में अमेरिकियों को बड़े इमदादी पैकेज दिए जाए, इसके बायस तादाद बढ़ाने की बात की गई, पैकेज की, पैसों की। आपको पता है कैरी लूगर बिल और दीगर मामलात पर बात हो रही थी। तो हमारे कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें आने दो। कुछ का कहना था, जाहिर है सिविलियन और मिलिट्री की आदत की बात कर रहे होंगे, उन्होंने कहा जब इमदाद ले रहे हैं तो अमरीकी तो आएंगे, जासूस कोई घंटी बजाकर नहीं आते। जब ज्यादा तादाद में अमरीकी पाकिस्तान आ गए तो उनमें से कुछ जासूस भी शामिल थे बकौल हुसैन हक्कानी के। इनका कहना था कि असल शर्मिंदगी इस बात की है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा चढ़ाने में हमारे जो इंटेलिजेंस के सरबरा मसरूफ थे, जनरल शुजा पाशा की वो बात कर रहे हैं, तो वो नजर नहीं रख सकते थे कि पाकिस्तान में बिन लादेन कहां है, और ये नजर भी नहीं रख सके कि अमरीकियों ने उन्हें ढूंढ लिया तो कैसे ढूंढ लिया। एक और बात यहां पर इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा कि CIA के जो भी अहलकार पाकिस्तान में आए वो ISI की नोटिफिकेशन करके आए। आज तक कोई एक भी वीजा नहीं दिखा सके जो गैर कानूनी तौर पर जारी किया हो। नाउ दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर इस बात पर जरूर कमीशन बनाया जाए और यह बताया जाए कि इसमें कौन कौन मुलव्विस था इन वीजा देने में। क्या सिर्फ सिविलियन की आदत या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट भी। आज की जो बड़ी खबर है नाज़रीन वो ये है कि फाइनली दहशतगर्दी के हवाले से मिलिट्री कोर्ट्स की अप्रूवल हो गई है। सियासी जमातों के दरमियान फौजी अदालतों के 2 साल की तौसी पर इत्तेफाक हो गया है। 1.5 माह की कोशिशों के बाद आज फौजी अदालतों के मामले पर इत्तेफाक हुआ है। स्पीकर असेंबली और पार्लिमानी कमेटी के इजलास के बाद दिए गए रहनुमाओं के हमरा ये वेलकम बैक। डॉक्टर रमेश कुमार कौमी असेंबली के सीनियर रुकन हैं, सीनियर रहनुमा PMLN के। सेनेटर आजिज धामरा साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा सीनियर एनालिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। डॉक्टर साहब, अभी इस नए मामले पर कमीशन बना के क्या करना है? पहले जो पुराना मामला था उसका तो बताए ना, जो रिपोर्ट टेबल पे पड़ी है प्राइम मिनिस्टर के, वो तो पब्लिक करे ना। देखिए, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी या सलामती के हवाले से चाहे डॉन लीक्स हो चाहे मेमोगेट हो, दोनों चीज़ों की इम्पॉर्टेंट है। और ये मैं नहीं कहूँगा कि डॉन लीक्स नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ में इम्पॉर्टेंस इस वजह से है कि साईं खुर्शीद शाह ने तो बयान दे दिया कि भाई हुसैन हक्कानी गद्दार है। उस बयान से उनकी जान नहीं छूटती। वजह यह है कि हुसैन हक्कानी साहब जो अपने आर्टिकल में वाशिंगटन पोस्ट में जो लिख रहे हैं उसके अंदर वो ये बता रहा है कि उस वक्त की जो सिविलियन गवर्नमेंट थी उनके साथ सारा एक चीज को एक इल्म था। अब उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी वो कौन चला रहे थे, प्रेसिडेंट कौन था, प्राइम मिनिस्टर कौन था, फॉरेन मिनिस्टर कौन था, ये सारी चीजें जो है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो गई ना, बस इन टोटलिटी। ठीक, वो टोटल वो थी। अब रहमान मलिक साहब कहता है कि भाई मेरी कोई नहीं है, सफीर का है, सफीर कहता है, मतलब ये जो सारी चीजें हैं इसके ऊपर इंक्वायरी बिल्कुल होना चाहिए। अब आप कहते हैं कि भाई वो आप इंक्वायरी की बात करते हैं तो डॉन लीक्स की क्यों नहीं करते? मैंने डॉन नहीं, मैंने कहा बिन लादेन का तो पहले बताए ना। वो कमीशन रिपोर्ट तो तैयार पड़ी है कि भाई वो मुल्क में था नहीं था, पकड़ा गया, कहां गया। देखें, वो जो उसकी रिपोर्ट है मैं समझता हूं वो भी बिल्कुल इसी से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि इसने अपने जो रिपोर्ट के जो अपना आर्टिकल है उसके अंदर उसामा बिन लादेन की भी बात की है। जो इसकी जो है अब तो और जो है वो और शायद मिल जाएंगी कि जो इसकी रिपोर्ट है और ये जब कमीशन बनेगी तो इस बात में भी एक अच्छी सी हिकमत हो गई कि अगर वो रिपोर्ट जावेद इकबाल साहब की पहले अगर मंजर आम पे आती और ये चीज़ें बाद में आती तो ये प्रैक्टिकली जो है वो 100% कंप्लीट नहीं होता। अब ये है कि जो उनकी जो बातें हैं हुसैन हक्कानी की और ये जो रिपोर्ट्स हैं, इन दोनों को मिला के अगर कोई कमीशन इन सब चीज़ों को ओवरऑल देख के और अगर कोई इसके ऊपर नहीं कोई रिपोर्ट देती है तो मैं समझता हूं कि वो बहुत ज़्यादा इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो होना चाहिए, कि मुल्क के अंदर लोगों को भी पता चलना चाहिए कि कौन इस मुल्क के अंदर गद्दार है,
کس نے ملک کے ساتھ کیا دھوکہ کیا ہے, کس نے کیا سروس کی ہے, ہر چیز کا علم ہونا چاہیے. اور آئندہ کے لیے بھی سبق ہونا چاہیے, چاہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہو, کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز جب بھی آتی ہیں پہلے نعرہ لگتا ہے کہ سب سے پہلے پاکستان, مگر یہ کیوں ہوتا ہے ایسی چیزیں ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر؟ یا لیکن ان کے جانے کے بعد ہی ہوتا ہے نا, ان کے جانے کے بہت سالوں بعد ہوتا ہے. اس طرح تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی, بہرحال وہ اپنا موقف خود دیں گے, پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نیشنل سیکیورٹی رسک ہے, کیا ان کے دور میں یہ ہوا تو سر آپ کے دور میں بھی ڈان لیکس ہو گیا, تو دونوں برابر ہو گئے نا. پرائم منسٹر ہاؤس سے اگر ایک چیز نکل جاتی ہے, میں کہتا ہوں کہ ایک سسٹم ایسا ہونا چاہیے, چاہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہو, یہ سسٹم امپلیمنٹ کریں گے نا. سیولین, یہی تو میں چاہ رہا ہوں. آج اگر ایسی کوئی چیز بن رہی ہے, اس کے اوپر اگر مکمل طور پہ بھی اگر کوئی کمیٹی بنتی ہے جو ایسے ایشوز آئیں اس کو دیکھتی جائے, تو بھی کوئی حرج نہیں. ایسے ایشوز آئیں کیوں؟ آج اس دامرہ صاحب بالکل نہیں آئے تھے, اگر کوئی آئے تو کم سے کم اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہو نا. عاجز دامرہ صاحب, آپ اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں گے, کیا وجہ ہے اس وقت, کیا کس بات کی 20 مارچ کو ہاؤس کے اندر بریفنگ ہوگی ایوان میں, اس معاملے پہ خواجہ آصف کہتے ہیں میں بیان دوں گا, یہ بڑا گھمبیر معاملہ ہے, کیا وجہ ہے اس وقت؟ دیکھیں جسمین, اس ملک میں ایشوز ہوتے رہتے ہیں, اس پہ پھر کمیٹیاں بھی بنتی ہیں, اس پہ پھر کمیشنیں بھی بنتے ہیں. اور میمو اسکینڈل, جہاں تک اب ایشو کی ہم بات کرتے ہیں, تو میمو اسکینڈل پہ موجودہ پرائم منسٹر صاحب نے کالا کوٹ پہن کے اور سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا, اور اس کے بعد اسامہ بن لادن کی جس رپورٹ کی بات کرتے ہیں, تو 4.5 سال ہونے کو ہیں موجودہ پرائم منسٹر صاحب پاکستان میں موجود ہیں, اور جس ایشو پہ وہ سپریم کورٹ میں کوٹ پہن کر گئے تھے, آج وہ خود پرائم منسٹر ہے, وہی شخص. ایسا نہیں ہے کہ اس کی پارٹی کا کوئی دوسرا فرد پرائم منسٹر ہے, یا میمو اسکینڈل میں کوئی دوسرا شخص گیا تھا سپریم کورٹ میں. ایک ہی شخص ہے جس کا نام ہے میاں محمد نواز شریف صاحب. تو یہ تو ان سے سوال کریں کہ کیوں اس میں ڈیلے, جو آپ نے سوال بھی کیا ہے. دوسری بات, حسین حقانی کی کریڈیبلٹی پہ اگر ہم بحث کریں گے یا پروگرام کریں گے, تو وہ دونوں پارٹیز کے بندے خاص رہے ہیں, اور جب جس پارٹی کے ساتھ رہے ہیں دوسری پارٹی کے خلاف, آپ کو یاد ہوگا کہ شہید بی بی کے خلاف جو ایک پروپیگنڈا سیل قائم کیا تھا آئی جی آئی کے حوالے سے, اس کو لیڈ جو تھے وہ حسین حقانی کر رہے تھے. تو باہر بیٹھا ہوا شخص جو ہے وہ اگر اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہے, اگر اس کو آمنہ صدق نہ کر کے صحیح کرا دے, ہم ویلکم کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ بات سنیں, ڈاکٹر صاحب آپ بات سنیں. میں کہتا ہوں کہ میں بالکل کمیشن بننا چاہیے, مگر ان کمیشنوں کا وہ حال نہیں ہونا چاہیے کہ پینڈنگ اور سرد خانوں کے حوالے نہیں ہونا چاہیے. ہم ویلکم کہتے ہیں, بالکل ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ ڈان لیکس کو الگ نہیں کر سکتے نا آپ. وہ تو باہر بیٹھے ایک شخص نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دیے یا مضمون لکھ دیا ہے, مگر یہاں پر پرائم منسٹر صاحب کے انڈر ایک سیل ہے ان کی میڈیا کا, جن کو ان کی صاحبزادی ہیڈ کر رہی ہیں, وہاں سے خبریں لیک ہو جاتی ہیں. ایک منسٹر جو ہے وہ کمیشن, ابھی تک اس کی رزلٹ نہیں آتی, مگر ایک منسٹر کی قربانی دی جاتی ہے. تو ارے بابا, جب کمیشن کی رپورٹ نہیں آئی, اب تک یہ ڈکلیئر نہیں ہوا کون ذمہ دار ہیں کون ذمہ دار نہیں ہے, تو پھر پرویز رشید صاحب کی استعفیٰ کس سینس میں آپ نے لی تھی؟ تو آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ وہ ذمہ دار تھے, اور دوسری طرف آپ کمیشن کی رپورٹ جو ہے وہ اوپن نہیں ہو رہی ہے. تو اس لیے اس ملک میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. مگر میں اس بات سے سہمت ہوں کہ جب کمیشن بنے تو کم سے کم وہ اپنی رزلٹ بھی دے, اور ایسا شخص جس کی کوئی کریڈیبلٹی نہ ہو وہ باہر بیٹھے ایک مضمون لکھ دے. تو اگر اس نے مضمون لکھا ہے تو اس میں وزارت خارجہ یا جتنے بھی لوگ آتے ہیں, اور ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں دکھایا ہے کہ وزیر داخلہ جو ہے سابقہ رحمان ملک نے, اس نے خود اپنے آپ کو پیش کیا ہے سارے معاملات کے لیے. تو پیپلز پارٹی بھی ویلکم کرتی ہے, بالکل کمیشن بنائے اور آخری تہ تک جائیں. بڑے ان پہ تو ویسے بھی بڑے سنگین الزام ہیں, ان کو تو یہ ان کے اوپر یہاں ایک, وہ پاکستان میں موجود ہیں اور ادارے بھی موجود ہیں, ان کے خلاف کارروائی کریں جو پاکستان سے بھاگے نہیں. جنرل صاحب اگر الزامات ہے تو ٹھیک ہے, ایگریڈ. جنرل صاحب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ویزے دینے کا یہ معاملہ صرف سویلین گورنمنٹ تک ہی تھا. I mean the agencies did not know, they could not do anything. پھر جنرل شجاع پاشا پہ اس نوعیت کے الزامات اب جو آ رہے ہیں دوبارہ, پہلے بھی وہ پیش تو ہو چکے ہیں پارلیمنٹ کے سامنے, اینڈ ہی سیڈ کہ اگر میرے استعفے سے کام بنتا ہے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں اپنا ریزگنیشن. دیکھیے, 2-3 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جی, جب حسین حقانی صاحب کو سفیر بنانے کا فیصلہ کیا گیا حکومت کی طرف سے, تو آئی ایس آئی نے باقاعدہ ان رائٹنگ حکومت کو بتایا کہ یہ شخص موزوں نہیں ہے اس کام کے لیے. لیکن زرداری صاحب نے اس کو وہ رائٹ کیا, پریزیڈنٹ تھے, اور اپوائنٹ کر دیا. ٹھیک. پھر پرائم منسٹر, اس وقت پرائم منسٹر نے باقاعدہ خط لکھا حسین حقانی صاحب کو کہ آپ وزارت خارجہ کی پرمیشن کے بغیر آپ کو آتھرائز ہے کہ آپ ویزے ایشو کریں, اور حسین حقانی صاحب نے ایشو کیے جو پرائم منسٹر نے ان کو اجازت دی تھی. وزارت خارجہ اس کا پتہ نہیں تھا.
अगर वजारत खारजा को इसका पता नहीं था तो फिर आईएसआई को कैसे पता चल सकता था? तीसरी चीज, ना सिर्फ अमेरिका से बल्कि उस वक्त दुबई से भी 300 वीजे इशू किए, वो किसने करवाए? वो भी लोग पाकिस्तान आए, उनका भी किसी को पता नहीं चला। चौथी बात, जब ये मामला बिगड़े तो आपको याद होगा कि जनरल इशफाक परेज़कियानी और जनरल शुजा पाशा पार्लियामेंट के सामने पेश हुए और इन कैमरा ब्रीफिंग दी जी। उसमें जनरल शुजा पाशा ने पार्लियामेंट को बताया कि पाकिस्तान में अमरीकनों को लाया गया है हमारे बताए बगैर, हमारे बताए बगैर। तो इस हद तक तो यह है कि फौज का मामला है। ठीक। अब ये कि जो जहां तक हुसैन हक्कानी साहब ने लिखा ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है। इसके बाद उन्होंने एक खत भी एक और भी लिखा था, वो लिखा था कि जो मुझ पे इतना कीचड़ उछाला जा रहा है, अगर मुझसे बंद न किया गया तो मैं सबके नाम आश्कार कर दूंगा, मेरे पास सब रिकॉर्ड मौजूद है। ब्लैकमेलिंग की थ्रेट भी दी उन्होंने सारे। जी बिल्कुल दी। इशू ये है कि उन्होंने ये कहा, इस वक्त क्यों कहा और उसका फायदा क्या उठाना चाहते हैं। एक जो वाज़ह नजर आता है कि उन्होंने पीस पार्टी को तो डिश कर दिया है और पीस पार्टी ने जवाब उनको डिश कर दिया है। क्या वो इस जो मौजूदा हुकूमत से क्लोज होना चाहते हैं? ये इसको मौजूदा हुकूमत को एक हथियार दिया है जिससे पीस पार्टी को ब्रॉबिट किया जा सके और मौजूदा हुकूमत अपनी बातों से बनवा सके। ओके। दूसरा इससे बड़ा सवाल ये है कि क्या, चाहे वो फौजी हुकूमतें हैं चाहे वो सिविल हुकूमतें हैं, मैं अभी किसी की हिमायत या किसी मुखालफत की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इस पाकिस्तानी नुक्ता नजर से ये पूछ रहा हूं कि क्या हमारी हुकूमतें अपने कौमी मफाद के अलावा अपने जाती और ग्रोही मफाद में फैसले करती हैं जिससे मुल्क को अल्टीमेटली नुकसान पहुंचता है? जब नुकसान पहुंचता है तो फिर उसकी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता। आपने जब एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट की बात की तो उसको सामने क्यों नहीं लाया गया? उस वक्त की जो हुकूमत थी उसको सामने लाना चाहिए था, अब इस हुकूमत को सामने लाना चाहिए था, क्यों नहीं लाया गया इस चीज के सामने? तो अब अगर ये सारा कोई कीचड़ उछाला जा रहा है और हुसैन हक्कानी साहब फरमा रहे हैं कि जी आईएसआई को वो पीटीआई बनाने में मसरूफ थे, तो अब उनको ये भी बताइए ना कि किन लोगों ने किस वजह से ये सब कुछ किया है, और फिर ये बताएं कि जब वो सफीर के तौर पर अमेरिका से वापस बुलाए गए तो वो सारा वक्त या प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहे या प्रेसिडेंट हाउस में रहे, बाहर नहीं निकले कभी भी वो। और फिर किसने उनको वापस जाने की इजाजत दी? जो कमीशन बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, 5 जो हमारे सीनियर जजेस थे, चारों मेरे ख्याल है सूबाई हुकूमतों के जो सूबाई चीफ जस्टिस थे वो थे, और इस्लामाबाद चीफ जो हाई कोर्ट चीफ जस्टिस थे वो उसके सरबराह थे। वो रिपोर्ट तैयार पड़ी है, उस पर अमल क्यों नहीं कराया गया अभी तक? कौन अमल कराएगा? तो देखिए, सवाल तो हुकूमत ने करवाना है ये। ओके। हुकूमत का काम है इन सारे मामलात को देखना। और अब जब ये कमीशन की बात कर रहे हैं कि हम सिर्फ फिर दोबारा मिट्टी डालना चाहते हैं, कमीशन की जरूरत ही नहीं है। जो कमीशन सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था उसकी रिपोर्ट सामने लेके आइए। हुसैन हक्कानी साहब को, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि आसिफ जरदारी साहब ने गारंटी दी थी, इसको जाने दिए, जब जरूरत होगी वापस ले आएंगे। अब उनको वापस बुलाइए, उनको सजा दीजिए, जब सजा देंगे उनको तो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। कमीशन बनाने की क्या जरूरत है इसमें हमें? ओके सर, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद इस पे आजिज धामरा साहब कमेंट कीजिएगा। वेलकम बैक। सेनेटर आजिज धामरा साहब, आप इस पे कमेंट करना चाहते हैं? जो जनरल साहब ने 2-3 इंपॉर्टेंट बातें की, उन्होंने कहा ये सारे एविडेंसेस मौजूद हैं, एक चार्जशीट है पूरी आपकी गवर्नमेंट के खिलाफ। ये तो देखिए जैस्मीन, अगर चार्जशीट मौजूद है इस मुल्क में इदारे आजाद हैं। सिर्फ पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो खत्म हुए 4 साल हो गए ना, तो इदारे मौजूद हैं। और बिल्कुल बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो जनरल साहब ने कही हैं जिसको मुझे मालूम नहीं है, जारी है, मुझे मालूम नहीं था ना, मैं उन मीटिंगों का और उस डॉक्यूमेंट्स का मैं कोई विटनेस हूं। मगर अगर ऐसी कोई चीज है तो ये सिर्फ ये कह देना कि भाई पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में ऐसा हुआ या नून लीग की हुकूमत, इससे पहले 9/11 हुआ तो जनरल मुशर्रफ की हुकूमत थी और किस तरह लोग जो है वो डॉलर्स के ब्याह पे बाहर देते रहे। तो मेरे ख्याल में शुरू से लेके अब तक की एक ऐसी कमीशन बननी चाहिए जिसकी रिजल्ट इंश्योर की जाए कि वो ओपन होनी चाहिए और जो जिम्मेदारान है वो उसमें डिक्लेयर हो जाए। तो मेरे ख्याल में अब भी अगर पीपल्स पार्टी के हवाले से कोई सवालात हैं इस तरह के सीरियस, तो कमीशनें बनी थी और जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो ही गए थे सुप्रीम कोर्ट में। आजिज धामरा साहब, आपको लगता है कि गवर्नमेंट जैसे उन्होंने कहा कि हुसैन हक्कानी ने ब्लैकमेलिंग थ्रेट ये भी दी थी, आपको लगता है कि पीएमएलएन की गवर्नमेंट या पीएमएलएन करवा सकती है ये आपके खिलाफ? देखिए, मैंने अपनी गुफ्तगू की इब्तिदा में ये बात कही थी कि जो शख्स इल्जाम लगा रहा है या जो शख्स ये मजमून लिख रहा है वो खुद उसकी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन मार्क है और माजी में वो इस तरह यूज होता रहा है। उसका रिकॉर्ड है। मैंने कहा कि बीबी के
लिए उन्होंने क्या बातें कही थी और फिर नवाज शरीफ के हवाले से क्या बातें कही थी, तो जो इल्जाम लगाने वाला बंदा है वो कोई मदीने में बैठे हुए किसी मस्जिद का पेशमाम नहीं है, उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो क्वेश्चन मार्क है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं। मैं तो देखो अफसोस करूंगा कि ISI से हर चीज़ में क्लियरेंस ली जाती है। अमेरिकन एम्बेसडर लगाना और आप कहते हैं कि उसकी क्रेडिबिलिटी, आप 90s की बात कर रहे हैं मोहतरमा, और उस टाइम की, फिर आपने ऐसे बंदे को ISI ने भी कहा, तो फिर आपके मोटिव्स क्या थे? आपने अमेरिकन एम्बेसडर कैसे लगाया? पहली चीज़ तो ये होगी बात। दूसरी चीज़, मुझे ये बताएं कि पनामा का जो इशू है, जिसके ऊपर जो 3 पीढ़ियों से जाके उन्होंने लिया जी, उस इशू के ऊपर प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने अपने आप को पेश कर दिया। वो इम्पोर्टेंट इशू है या ये इम्पोर्टेंट इशू है? अगर प्राइम मिनिस्टर खुद आके तकरीर करता है कि मैं अपने आप को पेश करता हूं, तो ये आज जो ये मौका आया है, ये हुसैन हक्कानी का जो आर्टिकल आया है उसके ऊपर यूसुफ रजा गिलानी साहब, चाहे एक्स प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, उनको भी ऐसी फराग दिली की बात करनी चाहिए। ये कहना लीडर ऑफ अपोजिशन का कि वो गद्दार है, ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है, मैं समझता हूं कि ये जो ना वो ऐसी नहीं है। दूसरी चीज, बात जो आपने बात की कि PMLN कभी भी डर्टी पॉलिटिक्स में इस वक्त यकीन नहीं रखती है। मैं माजी में सब लोगों से गलतियां हुई होंगी, मगर इस वक्त PMLN की गवर्नमेंट का जो मोटिव सारा पाकिस्तान की डेवलपमेंट, पाकिस्तान का फ्यूचर, पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान का CPEC, ये सारा मौक़िफ़ है जिसकी वजह से हमें 2018 इलेक्शन नजर आ रही है। आज भी ये जो भी 8 महीने 10 महीने PTI वगैरह की अपोजिशन चलती रही, हमारा टोटल जो वो काम जो था पूरी गुड गवर्नेंस के ऊपर था कि गवर्नेंस कैसे बेहतर करें, मुल्क के अंदर बिजली के कारखाने कैसे लगाएं, मुल्क को इकोनॉमिकली कैसे मजबूत करें। अभी भी कल भी प्राइम मिनिस्टर ने कराची में बिजनेस कम्युनिटी को ये कहा कि मुझे 2019 तक, मुझे कम से 18 तक मैं 7 से ऊपर GDP ग्रोथ चाहता हूं। हमारा आज भी टारगेट भी है। यानी कि आप हम डर्टी पॉलिटिक्स के ऊपर यकीन नहीं रखते। तो आज के मौजू पे आ जाए ना, ये अगर पॉलिटिकल स्पीच करेंगे तो मेरे पास भी बहुत सारे जवाब आते हैं। आजी साहब ये कह रहा हूं कि कहना पहनकर कौन गया था सुप्रीम कोर्ट में, आज प्राइम मिनिस्टर कौन है, उस शख्स के नाम कौन है, अलग अलग है या एक है? दूसरी बात, इसी प्राइम मिनिस्टर, इसी हुकूमत का कारनामा है। जिस तरह आप कह रहे हैं कि CPEC दिया, आप NFC अवार्ड नहीं दे रहे हैं, आप PSDP में सूबों को वो हुकूक नहीं दे रहे। आजी साहब, अगर प्राइम मिनिस्टर गया तो आज हमारे ही मिनिस्टर ने कहा है डॉन लीक्स को अवलेख पे रखें। हमारा बिल्कुल डॉन लीक्स के ऊपर आप बात करें, आप पनामा के ऊपर बात करें, आप डॉन लीक्स के ऊपर बात करें, मगर अपने आप को इतना साफ समझते हैं तो आप ऐसी चीजों के ऊपर गद्दार के नहीं छूटे। आप खुद अपने आप को वेलकम करें कि हम कमीशन बिल्कुल बनाएं, हम सामने पेश होने के लिए तैयार हैं। ऐसी स्टेटमेंट आनी चाहिए। ठीक पॉइंट उनका, पॉलिटिसाइज ना करें। ओके, पॉलिटिसाइज ना करें, प्रोग्राम को पॉलिटिसाइज ना करें, टॉपिक पे आए। नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने क्या क्या किया, उसी के दौर में डॉन लीक्स हुई है। चलो सारे अच्छे कामों के साथ ये भी अच्छा काम कर दें, ओपन कर दें। बिल्कुल होना चाहिए, मैं कहता हूं होना नहीं चाहिए, कर दे ना। तो हम तो कह रहे हैं ना, 20 तारीख को ख्वाजा आसिफ साहब जो स्टेटमेंट दे रहा है, सारी चीजें बता रहा है, मगर जब हमने कमीशन की बात की तो यहां से क्या जवाब आया कि हुसैन हक्कानी कौन सी शख्सियत है जिसके ऊपर बात करें वो तो गद्दार है। मतलब ऐसी अल्फाज कहने से, जैसे आज कह रहे हैं कि उसकी क्रेडिबिलिटी ऐसी थी, भाई आपने क्यों लगाया? और दूसरी चीज, जब यहाँ पे केस चला तो उसको प्रेसिडेंट हाउस में क्यों छुपाया? ये भी सारी चीजें हैं ना। वो पुराना मसला है। हुसैन हक्कानी ने अब मजमून लिखा है, 3 दिन से ये बात मीडिया में आई है। मजमून अभी लिखा है, मेमोगेट का स्कैंडल अभी नहीं आया है, वो पहले भी आया था। मेमोगेट का हुआ, वही तो मैं कह रहा हूं कि मेमो स्कैंडल में वकील कौन था, कोई भी काला वकील कोट पहन के कौन सुप्रीम कोर्ट में गया था, और अब प्राइम मिनिस्टर कौन है? आप नाम बता दें। गवर्नमेंट से क्या लेना देना? मेमोगेट तो मेमोगेट था। हम बिल्कुल, मैं मानता हूं उस चीज को, मगर उनको किसने भगाया, किसने यहाँ पे प्रोटेक्शन दी? और आज अगर डिले हुआ है, अगर ये डिले हुआ है तो कम से कम आज तो इन चीजों में रुकावट नहीं बने ना। जैसे प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर अपने आप को पेश किया, ये भी अपने आप को पेश करें। किस चीज के लिए पेश करें? उन पे चार्ज क्या है? ये चार्ज इतना कम है क्या? आप इस चीज को जो वो लिख रहा है
کہ اپنی سلامتی اپنی باؤنڈریز جو ہے اور کسی کے حوالے کہ کوئی بھی یہاں پہ آئے ویزائیں دیں یہ دیں جو بھی کام ہو انٹیلیجنس شیئرنگ ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں انٹیلیجنس شیئرنگ ہوتی ہے. سر اس سے بڑے ایک سوال اٹھتے ہیں سویلین گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میٹنگز ہوتی رہتی ہیں سب ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہیں دے سیم ٹو بی آن ون پیج اچانک ہم دیکھتے ہیں میمو گیٹ ہو جاتا ہے اچانک ہم دیکھتے ہیں ڈان لیکن یہ بات نہیں ہے. سوال آج ہم یہ اٹھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ کوئی چیز اپنے حتمی نتائج تک بھی پہنچے گی یا صرف مفادات کے لیے یہ چیزیں کی جاتی ہیں کچھ لے لیا کچھ دے دیا معاملات سیٹ ہو گئے. بدقسمتی یہ ہے جیسمین کے جو آپ بات کر رہی ہیں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں پہلے بھی اب بھی اور آئندہ کے لیے چیزیں نظر آ رہی ہیں. ہم سیاسی مفادات کے لیے پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کے لیے بہت سارے ایسے معاملات طے کر لیتے ہیں جو بعد میں آ کے ہمارے گلے پڑ جاتے ہیں اور اس میں کوئی بھی اس سے مبرر نہیں ہے. بدقسمتی یہ ہے اس بات کی. اب آپ دیکھیے جب اس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کا ایک اور نقطہ نظر سے بھی دیکھیے حسین حقانی نے تو لکھ دیا نا جی کہ میں نے بڑی کوشش کر کے امریکوں سے کلوز ہوا. جی کیا کبھی ہم نے یہ غور کیا ہے کہ امریکوں نے ہی اس کو پلانٹ کیا تھا سارے اس کام کے لیے اور امریکوں نے مجبور کیا اس کو اپنا سفیر بنوا دیا اس کو اپنا اور امریکوں نے اس کو سپورٹ کیا امریکوں کی ہی اس نے ساری مدد کی. اب بھی جو کچھ وہ لکھ رہے ہیں جو کچھ وہ باتیں کر رہے ہیں اور اس سے پہلے جو باتیں کی ہیں وہ سراسر پاکستان کے مفادات کے خلاف باتیں کی ہیں انہوں نے. وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ پاکستان کو ہندوستان کی بالادستی تسلیم کر لینی چاہیے اور امن سے رہنا چاہیے ساری باتیں. تو جب اس کو سفیر بنایا گیا کیوں بنایا گیا اب جب سفیر بنانے کے بعد جو نقصانات ہوئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری سیاسی قیادت کو آج کی اور جو گزشتہ سیاسی قیادت ہے ہمارا 10 سال سے الحمدللہ ہم جمہوریت کے دور میں داخل ہو گئے ہوئے ہیں. اب اتنی جرت ہمیں پیدا کرنی چاہیے کہ ہم غلطیوں کو تسلیم کریں اور اس کی سزا بھگتیں اس کے لیے اس ملک کو اس کی بھینٹ نہ چڑھائیں کہ یہ میرے مفادات کا سوال ہے. لیکن I agree لیکن سر کہیں سے تو شروعات کرنی پڑے گی نا یا مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ ایک نیا دور شروع ہو گیا ہے جہاں پر بس صرف الزامات لگا دینا ہے دین وہ پوزیشن پوسٹ خالی ہو جاتی ہیں مجبوری کے تحت انسان بھاگ جاتا ہے کچھ کر لیتا ہے لیکن باقی سب بس پھر رہے ہیں الزامات لگاتے جاؤ. دیکھیے اس وقت تو حالات جب زرداری صاحب نے اور گیلانی صاحب نے ٹیک اوور کیا تھا اس وقت تو حالات یہ تھے کہ جنرل کیانی اگر کوئی بھی سٹیپ اٹھاتے تو لگتا یوں کہ جمہوریت کو دوبارہ نقصان پہنچایا جا رہا ہے. فوج اس وقت خود ایک ڈیفینسو میں تھی کیونکہ بہت بے انتہا گالیاں کھا چکی تھی فوج ساری دنیا سے. ٹھیک تو فوج کی جو ریٹیسنس ہے وہ تو سمجھ آتی ہے تھوڑی سی لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ جنرل کیانی کو جنرل پاشا کو جو نیشنل سیکیورٹی کے معاملات تھے اس پہ حکومت کو اور پریشرائز کرنا چاہیے تھا. اب اگر آج اس حال میں کھڑے ہیں جس وقت ہم یہاں پہ بالکل سارے معاملات کھل کے سامنے آ گئے ہیں تو اب ہمارے وزیر اعظم کو کیا چیز روکتی ہے ہماری حکومت کو کیا چیز روکتی ہے کہ ان سارے معاملات کو اپنے جو منطقی انجام تک پہنچائیں. میمو گیٹ کے بارے میں جیسے میں نے کہا کمیشن کی رپورٹس موجود ہیں یہاں سے ان کی رپورٹس لیں اس پہ عمل کریں اس کے اوپر اور آپ عمل کرنا شروع کریں گے. دیکھیے حسین حقانی جیسے لوگ یہ خود بخود سامنے آتے جائیں گے اور ساری سازش بے نقاب ہو جائے گی. جو کون انوالو تھا اس میں کمیشن بنا کے اگر آپ پھر دوبارہ اس کو آپ دفن کرنا چاہتے ہیں یہ اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اس طرح ڈان لیس کا مسئلہ ہے آج ہی وزیر داخلہ نے یہ بیان دیا ہے کہ جو اس کمیشن کے سربراہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ یونانیمس نہ ہوا تو میں سائن نہیں کروں گا. یہ کب سے ہو گیا بھائی اب سپریم کورٹ تو سپلٹ ڈیسیژن پہ فیصلے دے دیتی ہے اپنے اور یہ کمیشن کو کوئی اجازت نہیں ہے بھائی آپ کیوں نہیں دیتے اس کو. ہم نے پھر اس کو اس لیے روک کے رکھا ہوا ہے کہ شاید کچھ پردنشیوں کے نام آتے ہیں اس میں. تو سیاسی مفادات کے دائرے سے جب تک ہم نہیں نکلیں گے جب تک ہم اس الیکشن اور سے اگلے الیکشن اور سے اگلے الیکشن کی بات نہیں کریں گے. اب بھی جو میں نے اشارہ کیا تھا کہ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ بھئی حسین حقانی صاحب کو کسی طرف سے شے ملی ہو کہ آپ اس خاص موقع پر اس قسم کی باتیں لکھیں. یہ چیزیں تو پہلے علم میں تھیں اور آپ دیکھیں گزشتہ 3 دنوں سے ہم اس قدر انسیکیور ملک ہیں کہ ایک شخص زیر بحث ہے چاہے وہ میڈیا ہے اخبار ہے پارلیمنٹ ہے اور کوئی ہمارے حکومت میں یا اپوزیشن میں ضرورت نہیں ہے کہ ایک شخص کو جو ہم پاکستانی ہے جو پاکستان کا تنخواہ گزار رہا ہے اس کو ہم واپس لا کے سزا دے سکے. اس کو کچھ کامنٹ کرنا اس نے پورے ملک کو ہوسٹیج رکھا ہوا اس کے پہلی چیز تو یہ کہ ہم بالکل اس کے اوپر ایکشن لیں گے. ہم تو چاہ رہے ہیں کہ جیسے ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں پیپلز پارٹی ایسی فراغ دلی کا دکھائے ہم بالکل اس کے اوپر کیونکہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے اور اس کے اوپر ہم بالکل کریں گے. جو ڈان لیکس کی بات کی دیکھو اگر کوئی کمیشن کا سربراہ
وہ نہیں کرتا یا کیا نہیں کرتا, ہمارا اس کے اوپر کوئی انسٹرکشن نہیں ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ملک کی سلامتی کے حوالے سے جو بھی کمیشن ہو وہ کم سے کم وہ تو آپ نے غلط بیانی کی, پارلیمنٹ کے اندر غلط بیانی کی, مسلسل آپ غلط بیانیاں کر رہے ہیں. اس طرح پیش ہونا اگر آپ صحیح سمجھتے ہیں تو پھر اللہ حافظ ہے. پیش نہیں ہوا سر, بلایا گیا. پیش ہونے میں اور بلائے جانے میں بہت فرق پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. عاجز دھامرا صاحب, لیفٹیننٹ غلام مصطفیٰ, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.